वालेकुम स्टूडेंट्स। जी सो फार अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा है, जैसे आप लोगों ने सबसे पहले न्यूटन्स मेथड और दूसरे मेथड्स पढ़े थे, फिर उसके बाद इंटरपोलेशन, और आज हमारा इंटरपोलेशन का लास्ट टॉपिक है जो हमने कवर करना है। होपफुली आप लोगों को ये लेक्चर की कुछ थोड़ी बहुत समझ आई होगी और आप सीख सके होंगे कि इसको न्यूमेरिकल मेथड्स को हम यूज़ कैसे करते हैं। तो अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है प्रीवियस से रिलेटेड तो काइंडली वो आप कर लें, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू योर प्रीवियस लेक्चर्स, आप वो कर सकते हैं। ये प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो आप कर लें, अगर नहीं है तो फिर हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। सर ए मैट्रिक्स का पैटर्न एक दफ़ा दोबारा बता दें। जी वो मैं उसको दोबारा से आज आपको नए सिरे से समझाता हूँ कि वो हम ए मैट्रिक्स बेसिकली बनाते कैसे हैं। ठीक है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वो बेसिकली उसका आंसर छुपा हुआ था उसमें, जो आपका है ना, जो आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ क्यूबिक सप्लाइन है, उससे रिलेटेड उसका आंसर है। चलिए हम उसको डिस्कस करते हैं। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। देखिए अब आपको स्क्रीन नज़र आ रही। इसमें मैंने इसको ज़रा थोड़ा सा एलेबोरेट कर दिया है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो कि हम जो कंस्ट्रक्शन करते हैं क्यूबिक सप्लाइन की, वो हम क्यों करते हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ क्यूबिक सप्लाइन इंटरपोलेशन हम कैसे परफॉर्म करते हैं, उसका आपके पास आज का लेक्चर उससे रिलेटेड है। और फिर हम इसमें न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशंस को भी डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, हमारा टाइम मेरे ख्याल काफ़ी शॉर्ट है और हमें कोर्स काफ़ी सारा कवर करना है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड अप होना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें शायद डिटेल में डिस्कस करना पॉसिबल ना हो। अब देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ क्यूबिक सप्लाइन, सबसे पहले तो आप ये याद रखें कि क्यूबिक सप्लाइन बेसिकली हम यूज़ क्यों कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन करना तो उसकी एक अलग बात है। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्यूबिक सप्लाइन हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं, इसकी मोटिवेशन बेसिकली ये है कि अगर आपके पास ये गिवन नोड पॉइंट्स हों, इन गिवन नोड पॉइंट्स को यूज़ करके अगर आप सिंगल nth डिग्री की पोलिनोमियल बना लें तो मे बी आप अगर इसमें इस पोलिनोमियल को अगर आप यूज़ करें अप्रॉक्सीमेट करने के लिए डेटा, तो ये पॉसिबल है कि आपके पास एरर काफ़ी लार्ज आ सकता है। देयर एग्जिस्ट सम एरर जो है वो काफ़ी लार्ज भी हो सकता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए एक सजेशन ये थी कि इंस्टेड ऑफ कि अगर आप सारे पूरा कंप्लीट नंबर ऑफ नोड पॉइंट्स यूज़ करके आप एक सिंगल पोलिनोमियल बनाएं, इसकी बजाय आप ये क्यों नहीं करते कि आप हर एक सब इंटरवल लें, एक एक सब इंटरवल कंसीडर करें और इस हर सब इंटरवल के अंदर आप एक क्यूबिक पोलिनोमियल बना लें, क्यूबिक पोलिनोमियल कंस्ट्रक्ट कर लें। मीन एवरी सब इंटरवल के अंदर आप एक क्यूबिक पोलिनोमियल कंस्ट्रक्ट कर लें। तो ये एक आइडिया था जिसमें आप, और इसका बेनिफिट क्या होगा, एक तो देखें क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो क्यूबिक पोलिनोमियल होने की वजह से आपके पास डिग्री 3 की पोलिनोमियल बनेगी और आपने इसमें 4 कांस्टेंट्स डिटरमिन करने हैं। जैसे आपके पास ए जे, बी जे, सी जे और डी जे, ये 4 कांस्टेंट्स हैं जो आपने डिटरमिन करने होते हैं हर क्यूबिक सप्लाइन के अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप क्यूबिक सप्लाइन डिफाइन करते हो S0X की, तो आपको यहाँ से A0, B0, C0 और D0 ये 4 कैलकुलेट करने पड़ेंगे। फिर आप x1 से x2 का इंटरवल लेते हो, इसमें आप एक क्यूबिक सप्लाइन बनाते हो S1X। इसमें अगेन आपको A1, B1, C1 और D1 ये आपको कांस्टेंट्स डिटरमिन करने पड़ेंगे। तो इसमें होता क्या है
ये स्ट्रेटजी एक अच्छी स्ट्रेटजी है कि इसमें इस केस में हमारा जो अप्रॉक्सीमेटेड पॉलिनोमियल बनेगा वो हमारे डाटा को बहुत अच्छे तरीके से अप्रॉक्सीमेट कर रहा होगा। ठीक, ये एक कॉन्सेप्ट है क्यूबिक सप्लाइंस के बारे में। तो जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक सप्लाइन आपके पास ये होती है। अब इसमें जैसा कि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि अगर आपके पास n+1 डाटा पॉइंट्स हों, n+1 डाटा पॉइंट्स, तो आप इन पॉइंट्स को यूज करके डिग्री n की पॉलिनोमियल बना सकते हैं, डिग्री n पॉलिनोमियल। तो ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है सेम यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट यूज होता है कि मीन अगर आपके पास n+1 पॉइंट्स हैं, n+1 पॉइंट्स, तो आप n क्यूबिक सप्लाइंस बना सकते हो, n क्यूबिक सप्लाइंस। और इसमें एक चीज याद रखिएगा, आपके पास जितने नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स होते हैं सब इंटरवल उससे 1 लेस होते हैं, सब इंटरवल उससे 1 लेस होते हैं। उसकी एग्जांपल कैसे, जैसे आप कंसीडर करो कि आपके पास ये x0 है और यहाँ पे लेट सपोज करें कि मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास ये x0 एक पॉइंट है, एक अनदर पॉइंट हमारे पास x1 है, एक अनदर पॉइंट आपके पास है x2 और यहाँ पे एक अनदर पॉइंट x3 है। अब टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स आपके पास कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स जी कितने हैं टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इसमें? टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स n, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने जी, चेक करें टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं। सर 4 जी 4 डाटा पॉइंट्स हैं। अब इनके इन 4 डाटा पॉइंट्स के जरा सब इंटरवल बनाए, कितने सब इंटरवल आपके पास बनेंगे इन 4 डाटा पॉइंट्स के? एक सब इंटरवल ये बनेगा फर्स्ट वन, एक सब इंटरवल ये बनेगा और एक 3 सब इंटरवल्स बनेंगे। टोटल नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स 3 थे, तो नंबर ऑफ सब इंटरवल्स बने इसमें 3, नंबर ऑफ सब इंटरवल्स इक्वल टू 3। इसी तरह याद रखें कि अगर आपके पास n+1 डाटा पॉइंट्स हों, n+1 डाटा पॉइंट्स, तो आपके पास नंबर ऑफ सब इंटरवल्स बनेंगे n नंबर ऑफ सब इंटरवल्स बनेंगे। अब इंटरवल के ये जो आपके पास जो आपने सब इंटरवल्स बनाए हैं, इन सब इंटरवल्स के 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको हम h से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है hj इज इक्वल टू xj+1 माइनस ऑफ xj। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास h0 जो आएगा वो आएगा x1 माइनस x0 जब आप इसमें j इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। फिर h1 आपके पास बनेगा x2 माइनस x1 एंड सो ऑन। जब आप hn-1 कैलकुलेट करेंगे एंड पॉइंट पे, तो वो आपके पास बनेगा xn माइनस xn-1। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर hn-1 डिफरेंस है, यहाँ पर h1 है और यहाँ पर h0 है। h is just the difference between the two node points, h क्लियर। अब इसमें देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ पहले मैंने आपको बताई थी कि नंबर ऑफ कांस्टेंट्स कैसे अपीयर होते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पर x0 x1 है, इस सब इंटरवल में हम कहते हैं ये हमारे पास फर्स्ट सब इंटरवल है, सब इंटरवल वो है बिटवीन x0 टू x1। यहाँ से हम बनाएंगे s0x, तो आपको मिलेगा a0 प्लस b0 समथिंग प्लस c0 समथिंग और प्लस d0 समथिंग। ये यहाँ से 4 कांस्टेंट्स आपके पास आएंगे। जब आप सेकंड सब इंटरवल यूज करोगे, सेकंड सब इंटरवल जो कि है x1 से x2 के दरमियान, तो यहाँ से आप s1x लिखोगे तो अगेन आपको 4 कांस्टेंट्स मिलेंगे। फिर जब आप थर्ड इंटरवल यूज करोगे तो अगेन आपको 4 कांस्टेंट्स मिलेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ कांस्टेंट्स इसमें हो जाएंगे 12।
तो जो n की वैल्यू होती है उसके कॉरस्पॉन्ड 4 टाइम्स n आपको कॉन्स्टेंट्स डिटरमिन करने होते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? जी स्टूडेंट्स? यस सर। ओके, अब इसमें देखो, अब हम आते हैं कि हमारे पास देखो, अगर छोटा डाटा पॉइंट्स हो ना, जस्ट आपको 3 पॉइंट्स गिवन हो, अगर 3 पॉइंट्स गिवन हो तो इसका मतलब आप 2 क्यूबिक सप्लाइंस लिख सकते हैं। तो वो बहुत इजी है, जस्ट आपके पास 2 इक्वेशंस आएंगी, आप उनको सॉल्व, 4 इक्वेशंस आएंगी, उनको आप सॉल्व कर लेंगे, आपके पास A0 A1 A2 A3 की वैल्यू, उसकी वैल्यूज आ जाएंगी, A0 B0 C0 D0 और A1 B1 A2 की, जैसे हमने एक एग्जाम्पल की थी उसमें। But the situation is quite difficult and different when you have the number of data points. मीन अगर आपके पास क्यूबिक सप्लाइंस आपने n-1 तक फाइंड करनी है तो तब सिचुएशन आपके पास डिफरेंट हो जाएगी। उस केस में आपके पास ज़्यादा कॉन्स्टेंट्स आपको डिटरमिन करने हैं, मीन 4n कॉन्स्टेंट्स डिटरमिन करने हैं। अगर फॉर एग्जांपल सपोज करो कि n आपके पास 12 हो जाए तो इसका मतलब आपको 48 कॉन्स्टेंट्स डिटरमिन करने हैं, और 48 कॉन्स्टेंट्स डिटरमिन करने का मतलब क्या होगा, आपके पास एक लार्ज सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बनेगा जिसको आपको सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनता है, सिस्टम बनता है इक्वेशंस का, उसको हम सॉल्व करते हैं थ्रू मैट्रिसेस। दैट्स मच इजी, प्रिटी इजी, इट्स नॉट डिफिकल्ट अगर आपको मैट्रिसेस की नो है तो। अब उसमें देखो, सबसे पहले ये जो मैंने ये प्रॉपर्टी लिखी है, ये मैंने प्रॉपर्टी लिखी है जो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूबिक सप्लाइन पढ़ी थी, ये उसकी बी प्रॉपर्टी है। वो बी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो आप क्यूबिक सप्लाइन लिखोगे, उस क्यूबिक सप्लाइन को अगर हम किसी पॉइंट एक्स जे पे फाइंड करें तो वो सिमिलर है हम फंक्शन की वैल्यू एक्स जे पे फाइंड आउट करें। सिमिलरली अगर एक्स जे की बजाय एक्स जे प्लस 1 पॉइंट हम पुट कर दें तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि फंक्शन की वैल्यू एट एक्स जे प्लस 1। इट मीन्स दैट कि अब आप देखो, मैं आपको इसकी एक, ये कैसे हमारे पास ये फंक्शन की वैल्यू इसके इक्वल कैसे बनती है, उसके लिए आप ये कंसीडर करो। देखो, एस जे ऑफ एक्स बेसिकली हमारे पास लिखी होती है ए जे, जो हम जर्नल फॉर्म लिखते हैं क्यूबिक सप्लाइन की, वो होती है ए जे प्लस डी जे एक्स माइनस एक्स जे प्लस सी जे एक्स माइनस एक्स जे का स्क्वायर प्लस डी जे एक्स माइनस एक्स जे का क्यूब। अब इस इंटरवल में, इस इक्वेशन में पुट करो, पुट x इज इक्वल टू एक्स जे, ये आप पुट करें तो ये आपके पास क्या बनेगा, एस जे एक्स जे। तो क्या सरवाइव करेगा इसमें से? हाँ, क्या सरवाइव करेगा इस अबव इक्वेशन में जब आप x को एक्स जे पुट करोगे इस इक्वेशन में? हाँ, ए जे सिर्फ सरवाइव करेगा, बाकी सारे बी जे सी जे डी जे सब जीरो हो जाएंगे। अब हमारे पास सिंस एस जे एट एक्स जे इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू एट एक्स जे है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए जे इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जे, राइट, वेयर जे स्टार्ट्स फ्रॉम 0 1 to n-1। इसका मतलब ये है कि अगर मैं जे को 0 रखूं तो मेरे पास आ जाएगा a0 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स 0। अगर मैं j को 1 रखूं तो मेरे पास a1 आ जाएगा एफ ऑफ एक्स 1, और सो ऑन। अगर मैं j को n-1 पुट कर दूं तो वो आ जाएगा an-1 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स n-1। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास नोड पॉइंट्स गिवन है, आपको फंक्शन गिवन है, तो आप जो कांस्टेंट ए जे है उसको आप स्ट्रेट फॉरवर्ड डिटरमिन कर सकते हैं फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। उसमें कोई किसी किस्म की आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, ए जे डायरेक्टली आ जाते हैं आपके पास। ये क्लियर हो गया पॉइंट? यस सर। ठीक है, तो ये ए जे की एक्सप्लेनेशन है कि हम ए जे को कैसे सॉल्व करते हैं।
अब सेकंड केस आ जाता है कि आपने बी जे को फाइंड करना है, सही। अब देखो, अगर मैं इस वाली ये जो मैंने लिखी है फॉर्म लिखी है, इसका अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव लूं तो फर्स्ट डेरिवेटिव लेने का मुझे फायदा क्या होगा जब मैं इसका एस जे एक्स का, रुके मैं आपको ये सेकंड वाली चीज बताता हूँ, यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ इसको। हम कर रहे हैं फॉर बी जे के लिए, ठीक है, फॉर बी जे। अब हमारे पास देखो एस जे एक्स, ये जो जनरल डिग्री की जो क्यूबिक डिग्री की जो पॉलिनोमियल है वो लिखी जाती है ए जे प्लस बी जे एक्स माइनस एक्स जे प्लस सी जे एक्स माइनस एक्स जे का स्क्वायर प्लस डी जे एक्स माइनस एक्स जे का क्यूब। अब इसका जरा फर्स्ट डेरिवेटिव लें, एस प्राइम ऑफ जे ऑफ एक्स। फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, ये जीरो हो जाएगा, यहां से सिर्फ बच जाएगा बी जे, यहां से आ जाएगा प्लस 2c जे एक्स माइनस एक्स जे का पावर 1 प्लस ये आ जाएगा 3d जे एक्स माइनस एक्स जे का क्यूब। अब इसमें पुट करो, पुट x इज इक्वल टू एक्स जे, तो ये क्या बनेगा, एस प्राइम ऑफ जे एक्स ऑफ जे इक्वल टू जस्ट आपके पास क्या बच जाएगा, बी जे, राइट, ये बच जाएगा ना बी जे। ये समझ आई? यस सर। इसके बाद आप देखो दोबारा से डेरिवेटिव लो और इस इंडेक्स में j की जगह पे j+1 पुट कर दो, ठीक। एक दफा आपने क्या लेना है, आपने इसको इक्वल रख के इक्वेट करना है। आपने s प्राइम ऑफ j इसको इक्वेट करना है x j+1 पे इक्वल टू s प्राइम ऑफ j+1 x ऑफ j+1। ये जो आपने ये वाली फाइंड की है ना, ये तो मैंने आपको सिर्फ ये समझाया कि यहाँ से देखो फर्स्ट डेरिवेटिव से सिर्फ बी जे बचता है, लेकिन आपने जब बी जे को इक्वेट करना है या फाइंड करना है कि बी जे आपके पास एक्चुअली किसके इक्वल आएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस प्रॉपर्टी को यूज करना पड़ेगा। आपने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लिया है, इसमें एक्स जे की, तो एक्स j+1 किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे एक्स j+1 माइनस एक्स जे, इसमें जरा पुट करके चेक कर लें, एस प्राइम ऑफ जे एक्स ऑफ j+1, इसमें इस वाली इक्वेशन में पुट x इज इक्वल टू एक्स j+1, तो पुट करें तो ये क्या बनेगा आपके पास, s प्राइम ऑफ एक्स j+1 इज इक्वल टू बी जे प्लस 2c जे, और ये आ जाएगा एक्स j+1 माइनस एक्स जे। ये आ जाएगा प्लस 3d जे, और ये आएगा एक्स j+1 माइनस ऑफ एक्स जे। ये बात समझ आ गई? अब यहां से s प्राइम ऑफ जे एक्स j+1 ये आपके पास बनेगा इक्वल्स टू, इसमें देखें ये आ जाएगा बी जे प्लस 2c जे, इसको मैं लिख सकता हूँ ये एच जे के इक्वल है, हाँ, जो ऊपर हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ये वाली, लिख सकते हैं ना। ये आ जाएगा एच जे और प्लस 3d जे एच जे, यहाँ पर भी यही चीज़ आ जाएगी, और यहाँ पे क्या आएगा स्क्वायर, तो ये एच स्क्वायर जे बन जाएगा। अब आप इसमें j की जगह पे j+1 रिप्लेस करके दोनों को इक्वेट करें और फिर आप इसमें bj की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।
मीन टू से कि अगर आपने जर्नल इसका फार्मूला याद रखना है तो बी जे इज जस्ट दिस वन, बी जे इज इक्वल टू 1 over एच जे ए जे प्लस 1 माइनस ए जे माइनस एच जे डिवाइडेड बाई 3 2 सी जे प्लस सी जे प्लस 1। ये हमारे पास बी एफ जे कैलकुलेट करने का फार्मूला है। अब इसमें देखो कि फाइनली हमारे पास ये जो सी जे है उसका फार्मूला हमारे पास ये आएगा सी जे का फार्मूला भी आपके पास, जो यहाँ पर आपने सिंगल डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी यूज़ की है, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, एस डबल प्राइम एट एक्स जे वाली प्रॉपर्टी। ये डबल डेरिवेटिव वाली जो प्रॉपर्टी है वो आपने यहाँ पर यूज़ करनी है टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ सी जे की वैल्यू को डिटरमिन करने के लिए आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। कोई बता, इसमें एक पॉइंट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ। आप एक इसमें प्रॉपर्टी देखें, जो इसकी प्रॉपर्टी है क्यूबिक सप्लाइन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो पेज नंबर ये पेज नंबर 146 है, ओरिजिनल पेज बुक का 164 है। उस पे देखें जो एस डबल प्राइम ऑफ जे वाली जो प्रॉपर्टी लिखी गई है, एस डबल प्राइम ऑफ जे प्लस 1 वाली जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर यूज़ की गई है। यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव वाली, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव वाली। एस डबल प्राइम ऑफ जे प्लस 1 एक्स ऑफ जे प्लस 1 इक्वल्स टू एस डबल प्राइम ऑफ जे एक्स ऑफ जे प्लस 1। ये प्रॉपर्टी यूज़ की गई है सी जे को डिटरमिन करने के लिए। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये हमने डबल डेरिवेटिव क्यों यूज़ किया, देखो जब हम डबल डेरिवेटिव लेंगे तो सी जे जस्ट आपके पास, इसमें देखो ना, ये आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया था ना इसका, जब आप इसका सेकंड डेरिवेटिव इस इक्वेशन का लोगे, अभी हम इसमें सेकंड डेरिवेटिव अगर लेके देखें तो ये बनेगा एस डबल प्राइम ऑफ जे एक्स, ये बी जे जीरो हो जाएगा, यहाँ से सिर्फ क्या बच जाएगा आपके पास, इक्वल टू 2cj, क्योंकि x माइनस एक्स जे का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, प्लस 6dj प्लस 6dj और x माइनस ऑफ एक्स जे का डबल डेरिवेटिव लेंगे तो ये स्क्वायर आ जाएगा। तो इसमें अगेन आपने डबल डेरिवेटिव वाली जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है वो आपको यूज़ करनी पड़ेगी, जिसमें आपने जो प्रॉपर्टी ई है, एस डबल प्राइम ऑफ जे प्लस 1 एट एक्स जे प्लस 1 इक्वल टू एस डबल प्राइम एट जे इंटू एक्स जे प्लस 1, ये आपने कैलकुलेट करनी है, यूज़ करनी है। और इसको यूज़ करके आप C के बारे में ये इक्वेशन बना लेते हैं। याद रखें ये जो 3.21 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लैग ठीक हो गया? अभी तक वो इक्वेशन सेकंड डेरिवेटिव वाली नहीं है। कौन सी इक्वेशन नहीं विजिबल आपको? सर वो सेकंड डेरिवेटिव वाली इक्वेशन, सेकंड डेरिवेटिव वाली, यस सर, सेकंड डेरिवेटिव वाली इक्वेशन ना, ये एस डबल प्राइम एट जे एक्स इज इक्वल टू 2cj प्लस 6dj एक्स माइनस एक्स जे का स्क्वायर। अब क्लियर है? इसके बाद अब हम इसमें सी जे, याद रखिएगा ये सी जे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सी जे आपके पास बेसिक रोल प्ले करता है जो मैट्रिक्स नीचे फॉर्म करना है उसमें, और डी जे फाइनली आप यहाँ से इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, हमने सी जे से ही मैट्रिक्स क्यों बनाया है? अगर आप गौर करें तो देखें, आप ए जे जो है उसको तो डायरेक्टली डिटरमिन कर रहे हैं कि आपके पास ए जे तो डायरेक्टली आ जाता है इस रिलेशनशिप से, ए जे इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जे से, सिंपल आपने ए जे कैलकुलेट कर लिए। अब बी जे जो है, बी जे की जो इक्वेशन है वो देखो डिपेंड कर रही है ए जे पे
और सी जे पे, दोनों पे, ए और सी दोनों पे डिपेंड कर रही है। इसी तरह जो डी की इक्वेशन है वो सी पे सिर्फ डिपेंड कर रही है। इसका मतलब है कि अगर हम सी को फाइंड आउट कर लें, सी की वैल्यूज अगर हम फाइंड आउट कर लें, तो हम डी को भी डिफाइन कर सकते हैं और बी को भी डिफाइन कर सकते हैं। इसलिए जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनता है वो बेसिकली सी से बनता है। ठीक है, अब इसको देखें आप लोग, ये सीजे की इक्वेशन आप काइंडली याद रखिएगा, ये हमने यूज की। अब आ जाइए आपके पास सप्लाइन। देखो क्यूबिक सप्लाइन जो है वो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड की गई है। सप्लाइन दो पार्ट्स में डिफाइन की गई है। ये किसी का माइक ऑन है, काइंडली इसको माइक को ऑफ कर लें। अच्छा, इसमें देखो क्यूबिक सप्लाइन आपके पास दो टाइप्स की होती हैं। वन क्यूबिक सप्लाइन इज कॉल्ड द नेचुरल सप्लाइन एंड अदर क्यूबिक सप्लाइन इज कॉल्ड द क्लैम्प्ड सप्लाइन। तो आपके पास दो टाइप्स की सप्लाइन है, एक आपके पास है नेचुरल सप्लाइंस और एक आपके पास है क्लैम्प्ड सप्लाइन। तो क्यूबिक सप्लाइन को हम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं कि एक हमारे पास नेचुरल है और एक हमारे पास क्लैम्प्ड सप्लाइन है। इन दोनों का डिफरेंस बेसिकली इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस सिर्फ बाउंड्री कंडीशंस की वजह से आता है। और आप देखेंगे कि बाउंड्री कंडीशंस के डिफरेंट लेने से हमारे मैट्रिक्स की थोड़ी सी शक्ल चेंज हो जाती है। नेचुरल सप्लाइन में हम ये कंसीडर करते हैं कि हमारे जो क्यूबिक इंटरपोलेंट है इसका अगर हम डबल डेरिवेटिव फाइंड करें ए पे, ए आपके पास इंटरवल का इनिशियल पॉइंट है, आपका जो इंटरवल है ना ए से बी उसका इनिशियल पॉइंट है, ये इक्वल टू 0 रिजल्ट देता है। और एस डबल प्राइम उसी इंटरपोलेंट का अगर डबल डेरिवेटिव लें और हम बी पे उसको वैल्यूएट करें तो उसका रिजल्ट भी इक्वल टू 0 आ जाता है। ये हमारे पास होती है नेचुरल सप्लाइन। क्लैम्प्ड सप्लाइन क्या होती है? क्लैम्प्ड सप्लाइन बेसिकली इस चीज पे बेस करती है कि अगर आप क्यूबिक इंटरपोलेंट का फर्स्ट डेरिवेटिव लें एट सम एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव लें, एक मिनट, फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास इसमें क्यूबिक सप्लाई, यस, फर्स्ट डेरिवेटिव अगर आप इस फंक्शन का ए पे कैलकुलेट करें तो वो आपके पास इक्वल है फंक्शन की वैल्यू एट ए। और इसी तरह फर्स्ट डेरिवेटिव अगर एंड पॉइंट पे इंटरवल के लिया जाए तो वो इक्वल टू आएगा फंक्शन वैल्यू डेरिवेटिव एट एफ प्राइम एट बी। ये हमारे पास दो किस्म की बाउंड्री कंडीशंस यूज की जाती हैं, नेचुरल सप्लाइन में और क्यूबिक सप्लाइन, क्लैम्प्ड सप्लाइन में। ये क्लियर हो गया आपको? सर लेगा रे कुछ दिखा ही नहीं दे रहा। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये क्लियर है सबको? यस सर। ओके, इसमें देखिए अब आपके पास नेचुरल सप्लाइन जब हम अप्लाई करते हैं तो नेचुरल सप्लाइन में सबसे पहली चीज आप ये याद रखिएगा कि आपको जो नंबर वन जो चीज सबसे पहले रिक्वायर्ड है वो नोड पॉइंट्स रिक्वायर्ड हैं, जैसे a इज इक्वल टू x0, x1, x2 अप टू सो ऑन xn इज इक्वल टू b। और फिर आपको इन नोड पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू भी चाहिए, f ऑफ x0, f ऑफ x1 और f ऑफ xn, ये फंक्शन की वैल्यूज आपको चाहिए। जब आपने नेचुरल सप्लाइन अप्लाई करनी है तो नेचुरल सप्लाइन के केस में आपको दो एक्स्ट्रा बाउंड्री कंडीशंस भी गिवन होंगी। एक बाउंड्री कंडीशन क्या होगी कि एस डबल प्राइम एट x0 इज इक्वल टू 0 एंड एस डबल प्राइम एट xn इज इक्वल टू 0। क्योंकि xn b के इक्वल है इसलिए ये वो सेम है, ये जो मैंने ऊपर लिखे ना ये सेम है बेसिकली, जस्ट मैंने अब इसके नोड पॉइंट्स को यूज किया। ठीक, ये जो आपके पास एस डबल प्राइम एट x0 और एस डबल प्राइम एट xn है, ये इक्वल टू जब हमने 0 रखा है तो इनको 0 रखने की वजह से ये C0 भी 0 आ जाएगा और Cn भी 0 आ जाएगा। इसको हम चेक कर सकते हैं कि ये 0 कैसे आएगा। देखो ये C0, C1, Cn हमारे पास 0 कैसे आएगा? आपने ये डबल डेरिवेटिव फाइंड किया हुआ है, ठीक, डबल डेरिवेटिव, इसमें आप j को 0 पुट करो, आपके पास क्या आ जाएगा, एस डबल प्राइम एट 0x
इज इक्वल टू 2c0 प्लस 6d0 x माइनस x0 का स्क्वायर। अब इस डेरिवेटिव को एवेल्युएट करो, पुट x इज इक्वल टू x0, तो ये आ जाएगा s डबल प्राइम एट x0, s डबल प्राइम एट x0 इज इक्वल टू 2c0 प्लस 6d0 x0 माइनस x0 का स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब s डबल प्राइम एट x0 पे क्या है आपके पास? हाँ, s डबल प्राइम एट x0 पे 0 सर। 0, तो इसका मतलब है कि यहां से हम कह सकते हैं कि c0 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो कि आपके पास इसके बाद नेक्स्ट देखो कि अगर हम इसी इक्वेशन के अंदर पुट कर दें j को n, ठीक है, j को n पुट कर दें, ऐसे ये जो सेकंड डेरिवेटिव है, सॉरी, इसके अंदर ये आएगा s डबल प्राइम ऑफ nx इज इक्वल टू 2cn प्लस 6dn x माइनस xn का स्क्वायर। जब हम इसमें x को पुट करेंगे xn जो फाइनल एंड पॉइंट है, तो ये हमारे पास आ जाएगा s डबल प्राइम xn, ये आ जाएगा 2cn प्लस 6dn xn माइनस xn का स्क्वायर। तो ये अगेन 0 हो जाएगी। और बाय नेचुरल सप्लाइन ये s डबल प्राइम एट xn पे इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास cn भी 0 हो जाएगा। Am I right? ये cn भी आपके पास इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये समझ आ गई ये वाली बात कि ये cn और c0 क्यों लिया हुआ है? यस सर। ये 0 क्यों लिया हुआ हमने कि c0 0 क्यों है और cn भी आपके पास 0 क्यों है, ये मैंने आपको बता दिया कि क्यों आया 0। अब आपने क्या करना है कि अब आप 3.21 को कंसीडर करो, इक्वेशन 3.21 को। ये जो आपके पास इक्वेशन 3.21 है, इसमें j को आपने वैल्यूज देना स्टार्ट करनी है 1 से लेके n-1 तक, क्योंकि जब j इज इक्वल टू 0 है तो c0 आपके पास 0 है, जब j इज इक्वल टू n है तो cn आपके पास 0 है। इसका मतलब है कि आपने 0 वाली वैल्यू फाइंड नहीं करनी c की और n वाली नहीं फाइंड करनी, उसके मिडल में j को वैल्यू देना स्टार्ट करनी। अब आप इसमें देखें, ये कंसीडर करें, ये जो इक्वेशन है, काइंडली आप में से इस इक्वेशन को जरा लिखवाइएगा। ये आपके पास है hj-1 जी, ये इक्वेशन है आपके hj-1 3.21 जो इक्वेशन है उसको लिख रहा हूँ, hj-1 cj-1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय hj-1 प्लस hj मल्टीप्लाइड बाय cj प्लस hj एंड cj प्लस 1 इक्वल्स टू 3/hj aj प्लस 1, और फिर इसमें माइनस ऑफ aj और माइनस 3/hj-1, और ये आ जाएगा aj माइनस aj-1। ठीक, ये मैंने इक्वेशन 3.2 लिखी है, इक्वेशन 3.2, हाँ 3.21 इक्वेशन लिखी है। अब इसमें सबसे पहले आप पुट करो j इक्वल टू 1। जब आप j इक्वल टू 1 पुट करोगे
तो ये आपके पास H0 मल्टीप्लाई बाय C0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय H0 प्लस H यहाँ से, और साथ इसके क्या आएगा C1 प्लस HJCJ प्लस 1, ये आ जाएगा H1 C2 इक्वल्स टू यहाँ पे 3 ओवर H1, और ये आएगा A2 माइनस A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। ये पॉइंट समझ आ रहा है आप सबको? ठीक है, A2 माइनस A1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 0, ये आ जाएगा आपके पास A1 माइनस A0। क्लियर? ये पहली इक्वेशन J इज इक्वल टू 1 के लिए। फिर अब आप J इज इक्वल टू 2 इस इक्वेशन में रखें तो ये आपके पास बनेगा H1 और साथ यहाँ पे आएगा C1 प्लस यहाँ पे आएगा 2 टाइम्स H ऑफ 1 प्लस H ऑफ 2, और यहाँ पे आएगा C2 प्लस थर्ड टर्म आएगी H2 C3 विच इज इक्वल टू, ये बनेगा 3 ओवर H2, और ये आएगा आपके पास A2 माइनस A2 माइनस 3 ओवर H1, और साथ आएगा A2 माइनस A1। सर क्लियर? ये सेकंड टर्म आप जी जी सर ये इक्वेशन हमें क्या बता दिए सर? क्या सर इस इक्वेशन से हमें क्या शो हो रहा है सर? इस इक्वेशन से हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस मिल रही हैं। ये सिस्टम इक्वेशंस हम यूज करेंगे Ax इज इक्वल टू बी डिफाइन करने। मेरा पॉइंट समझ आया आपको? जी सर। हाँ, अब इसमें देखो, अगर आप इस इक्वेशन पे गौर करें, ये जो इक्वेशन नंबर 1 आपके पास लिखी है, इस पे अगर आप गौर करो तो देखो आपको H0 की वैल्यू नोन है, H1 की वैल्यू नोन है, A2 की वैल्यू नोन है, A1 की वैल्यू नोन है, A0 की वैल्यू भी नोन है। सिर्फ आपके पास अननोन क्या है इस फर्स्ट इक्वेशन में? अननोन जिसकी वैल्यू नोन नहीं है, C0 तो आपको खैर पहले से नोन है, C1 और C2 की वैल्यूज नोन नहीं है, ये हमारे पास अननोन है। तो इस सारी इक्वेशन में सिर्फ 2 अननोन है ना। इस इक्वेशन में कितने अननोन्स हो गए हैं? ये वाली इक्वेशन में, सेकंड वाली में C1 C2 C3, जबकि राइट हैंड साइड सारी की सारी आपके पास नोन है। आपने वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़े हुए हैं लीनियर अलजेब्रा में, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जिससे आप मैट्रिसेस की फॉर्म बनाते थे। सर अब इसमें देखो ये सेम वही केस है। अब मैंने J इज इक्वल टू 1 रखा, मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। J इज इक्वल टू 2 रखा, ये इक्वेशन आ गई। अब मैं अगर J इज इक्वल टू 3 रखूं तो मेरे पास H2C2 प्लस 2 टाइम्स H2 प्लस H3 और ये आएगा C3 प्लस H3 एंड C4 इक्वल टू 3 ओवर H3, ये आ जाएगा A4 माइनस A3 माइनस 3 ओवर H2 A3 माइनस A2, यही बनेगा ना। और फाइनली जब आप इसमें इक्वेशन लिखेंगे J इज इक्वल टू n माइनस 1 की, तो ये यहाँ पे बन जाएगा H ऑफ n माइनस 2 C ऑफ n माइनस 2, यहाँ पर ये वाली टर्म प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय H ऑफ n माइनस 2 प्लस H ऑफ n माइनस 1 इस वाली इक्वेशन से, और C ऑफ n माइनस 1 प्लस H ऑफ n माइनस 1 और C ऑफ n, ये वाला C ऑफ n बनेगा इक्वल्स टू 3 ओवर H ऑफ n माइनस 1, ये आ जाएगा an माइनस 1 और माइनस 3 ओवर H ऑफ n माइनस 2
और साथ ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास an-1 माइनस an-2। तो ये समझ आ गई, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमारे पास बन गया। इस ये जो इक्वेशन नंबर देखो j इज इक्वल टू, जब हमने 0 रखा था तो हमें पता चला था कि C0 इज इक्वल टू 0 है, और यहां पर जब मैं j इज इक्वल टू n रखूंगा तो मेरे पास Cn इक्वल टू 0 आ जाएगा। इट मीन्स कि अगर मैं इस वाली इक्वेशंस को इन सब को यूज करूं, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 है, ये 4 है, और ये लास्टली अगर मैं इसको 5th इक्वेशन कह लूं, और ये मेरे पास 6th इक्वेशन है। इन सब को अगर मैं मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखूं तो देखो सबसे पहले आप ये देख लें कि यहाँ पे अननोन्स कितने हैं आपके पास। अननोन है C0, C1, C2, C3, C4 और Cn-Cn, ये आपके पास अननोन्स हैं सारे, ठीक, जो कांस्टेंट्स हैं, जो अननोन्स हैं। अब इसमें आप इक्वेशन नंबर 1 में देखो, इक्वेशन नंबर 1 में सिर्फ आपके पास किसकी वैल्यू गिवन है, ये जो j इज इक्वल टू 0 है, जिसमें C0 का कोफिशिएंट जस्ट क्या है आपके पास 1 है। इसका मतलब है C2 का कोफिशिएंट 0 है, C3 का कोफिशिएंट 0, C4 का कोफिशिएंट 0 और सो ऑन, n वाले टर्म का भी कोफिशिएंट आपके पास 0 है इसमें। ये बात समझ आ गई, पहली इक्वेशन, पहली रो जो बनी है। अब उसके बाद सेकंड रो पे आप इस इक्वेशन को देखें, सेकंड रो में यहां पर C0 का कोफिशिएंट क्या है, H0, और C1 का कोफिशिएंट है 2 मल्टीप्लाई बाय H0 प्लस H1। C2 का कोफिशिएंट आपके पास H1 है, जबकि C3 से लेके ऑनवर्ड जितने भी हैं उन सब का कोफिशिएंट 0 है। ये सेकंड रो से आगे सेकंड इक्वेशन बन गई। अब थर्ड इक्वेशन लो, यहां पर C1 आपको नजर आता है थर्ड इक्वेशन में, थर्ड में C1 है नहीं है, तो C1 का कोफिशिएंट क्या हो गया इसमें, 0, और C1 का कोफिशिएंट इसमें H1, C2 का कोफिशिएंट 2 मल्टीप्लाई बाय H1 प्लस H2, और C3 का कोफिशिएंट यहाँ पे H2 है, बाकी सारे कोफिशिएंट्स इसमें 0 हैं। ये समझ आ रही है आप सबको। अब फाइनली j इज इक्वल टू 3 जब हमने कंसीडर किया तो अब C0 का कोफिशिएंट भी 0 है, C1 का कोफिशिएंट भी 0 है, C2 का कोफिशिएंट H2 है, C3 का कोफिशिएंट आपके पास H2 प्लस H3 है मल्टीप्लाई बाय 2, और आपके पास C4 का कोफिशिएंट है H3, जबकि बाकी सारे के सारे आपके पास 0 हैं। तो इसमें एंड पे जब आप n-1 वाली इक्वेशन, n-1 को जब हम लिखेंगे तो देखो इसमें C0 0 है, C1 का कोफिशिएंट भी 0 है, C2 का कोफिशिएंट भी 0 है, और यहाँ पे अब आपके पास आ जाएगा h ऑफ n-2, Cn-2 का हम कोफिशिएंट लिखेंगे ना, ये आएगा हमारे पास यहाँ पे h ऑफ n-2, ये यहाँ से, और फिर साथ आएगा इसमें 2h ऑफ n-2 प्लस h ऑफ n-1, ये मैंने कोफिशिएंट लिखा है Cn-1 का, और यहाँ पर आपके पास Cn का कोफिशिएंट आ जाएगा h ऑफ n-1। और जब आप ये वाली इक्वेशन लिखेंगे तो ये आएगी 0 0 0 0 0, और इसके एंड पे लास्ट कोफिशिएंट आ जाएगा 1। ये हमने लिखी है लेफ्ट हैंड साइड, ये जो लेफ्ट हैंड साइड थी इस इक्वेशंस की, इन इक्वेशंस की सबकी लेफ्ट हैंड साइड लिखी है। इसी तरह आपके पास इसकी राइट हैंड साइड आपके पास बनेगी, पहला कोफिशिएंट देखो Cn 0 है तो 0 पहली इक्वेशन से, और लास्ट से भी 0 है, ये वाला 6 वाला। अब इन बिटवीन आपके पास इक्वेशन 1 से कोफिशिएंट क्या बनता है, इक्वेशन 1 से आपके पास आता है ये वाली जो आपके पास, सॉरी इक्वेशन 2 से ये आ जाता है 3/h1 मल्टीप्लाई बाय a2 माइनस a1
-3/h0 a1 - a0। ये मैंने सेकंड इक्वेशन की राइट हैंड साइड लिखी। फिर थर्ड इक्वेशन की राइट हैंड साइड बनेगी 3/h2 a3 - a2 -3/h1 a2 - a1। और फिर इसी तरह बाकी सब की भी लिखेंगे और फाइनली एंड पॉइंट पे 0 आ जाएगा। तो ये इस तरह से ये जो हमारे पास सिस्टम बनता है इसको हम कहते हैं ax = b। और यहाँ पर आप देख लो, ये आपके पास नेचुरल सप्लाइन है और इस नेचुरल सप्लाइन में ये जो फर्स्ट रो लिखी गई है, फर्स्ट रो, ये रो लिखी गई है व्हेन j = 0। जब हमने j = 0 कंसीडर किया था तो हमारे पास सिर्फ c0 = 0 था, ये उसका कोफिशिएंट लिखा हुआ। ये सारे कोफिशिएंट्स हैं c0 के, ये सारे कोफिशिएंट्स हैं c1 के, ये सारे कोफिशिएंट हैं c2 के, और ये कोफिशिएंट आपके पास cn के हैं। ठीक है, तो आपको ए मैट्रिक्स की समझ आ गई कि ए मैट्रिक्स कैसे बना हुआ है। यस सर। और ए मैट्रिक्स का ऑर्डर याद रखें कि n+1 क्रॉस n+1 मैट्रिक्स है। ये ऑर्डर n+1 क्रॉस n+1 इसलिए है क्योंकि आपके पास j 0 से स्टार्ट होके n तक जा रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स आपके पास n+1 है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स, इसलिए इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो n+1 क्रॉस n+1 है। ये एक जर्नलाइज्ड मैट्रिक्स लिखा है हमने। ठीक, अब होता क्या है कि ये देखो, ये आपने b लिखा, इसमें ये वाली जो आपके पास इक्वेशन की राइट हैंड साइड है जब cn = 0 था, और ये वाली साइड है जब आपके पास c0 = 0 था, और ये साइड है जब cn = 0 था। इन बिटवीन ये तब आपने लिखी है राइट हैंड साइड जब j = 1 था, और ये वाली साइड तब लिखी है जब j = n-1 है। तो मैंने आपको दो इजाफी भी इसमें चीज़ें लिखवा दी हैं जो आपको पैटर्न देखने के लिए। अगर आप इस पे पैटर्न पे ज़रा गौर करें तो देखें 3/h1 a2 - a1 -3/h0 a1 - a0। अब 3/h2 h1 की जगह पे h2 हो गया, और a2 की जगह पे a3 - a2 -3/h1 a2 - a1 आ गया। तो ये पैटर्न, इसका मतलब है को मुझे बता सकता है कि इससे नेक्स्ट टर्म क्या होगी, इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी, यहाँ पर नेक्स्ट टर्म एनीवन? सर 3/h3 a4 - a3 -3/h2 a3 - a2। a3 - a2। तो देखें ये पैटर्न के मुताबिक ये इक्वेशन बनती है। और इसके पैटर्न पे अगर आप गौर करें, ये वाला जो पैटर्न लिखा गया है h0 2 × h0 + h1 और h1, फिर यहाँ पर नेक्स्ट इक्वेशन में c0 का कोफिशिएंट 0 हो गया, c1 का कोफिशिएंट अब क्या बन गया h1, और यहाँ पे 2 × h1 + h2, और यहाँ पे राइट साइड पे उसके जो एलिमेंट आएगा वो h2 होगा। इसका मतलब है इससे नेक्स्ट में, तो कोई इससे नेक्स्ट वाली टर्म लिखवा सकता है कि इससे नेक्स्ट वाली टर्म क्या होगी? 0 0 0, और फिर क्या होगा? h 3 से हाँ, ये क्या होगा H3 इससे नेक्स्ट? h3, देन नेक्स्ट कंपोनेंट, नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा? 2 × 2h3 plus h3 + h3 h4, और फिर आएगा h4, और फिर बाकी सारे कोफिशिएंट्स, बाकी सारे एलिमेंट्स इसमें 0। ये ठीक है, ये समझ आ गया? तो इसमें आप देखो सिर्फ पैटर्न को ज़हन में रखें, पैटर्न को। ठीक, ये वाली जो इक्वेशन आपने लिखी थी, ये इक्वेशन तब लिखी थी जब j = 1 था, और ये इक्वेशन लिखी थी जब j = 2 था, और ये इक्वेशन लिखी थी जब j = 3 है, और ये इक्वेशन लिखी है जब j = 4 है। तो हमने शायद 4 वाली यहाँ पे 4 वाली नहीं लिखी। ठीक, तो ये चीज़ बन जाती है। ये
आपको समझ आई है ये बात? इसको मैं फिर ज़रा एक छोटी सी एग्जांपल से करवाता हूँ तो फिर होपफुली आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बहरहाल अगर ये आपको समझ आ गई है, अगर ये आपने समझ गए हैं कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ax इज इक्वल टू बी को सॉल्व करने से आपको वैल्यूज ऑफ c मिलेंगी, वैल्यूज ऑफ c j मिलेंगी। जैसे c0 इज इक्वल टू 0 है, फिर आपको c1 की वैल्यू मिलेगी, c2 की वैल्यू मिलेगी, फिर सो ऑन आपके पास cn-1 की वैल्यू और एंड पे cn इज इक्वल टू 0 वाली वैल्यू। ये सारी वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी यहां से, ठीक है। यहां से जब आप c की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे तो अब आप देखो, जब आपने c की वैल्यूज फाइंड कर ली तो अब आप जरा bj को देखो। bj किस पे डिपेंड कर रहा है? a की वैल्यूज पे और c की वैल्यूज पे। a की वैल्यूज आपको पहले से ही नोन है, c की वैल्यूज आपने फाइंड कर ली हैं, उनको यहाँ पे यूज करके bj फाइंड कर लें। और dj में देखो आपको सिर्फ किसकी वैल्यूज रिक्वायर्ड है? cj की वैल्यूज रिक्वायर्ड है, cj की वैल्यूज आ जाए तो आप dj भी फाइंड आउट कर लोगे। आसान है ना ये आसान है ना? कोई मुश्किल तो नहीं है इसमें ननग्याल? सर बहुत लेंथी है। हाँ लेंथी थोड़ा सा है, लेकिन ये मुश्किल नहीं। अगर आपको पैटर्न, अगर इसके पैटर्न की अगर समझ आ जाए तो फिर मेरा ख्याल है इसको करना मुश्किल नहीं होगा, अगर पैटर्न अगर आप समझ लें तो। ठीक है, तो अब आप इसमें फाइनल एक इसका देख लें। वो फाइनल आपके पास है नेचुरल सप्लाइंग के बाद क्लैम्प्ड सप्लाइंग। ठीक है, क्लैम्प्ड सप्लाइंग में सिर्फ आपके पास डिफरेंस कहाँ पे अपीयर होगा वो मैं आपको अभी ये तो पहले उसने क्लैम्प्ड सप्लाइंग कैलकुलेट किया, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। अभी आप लोगों ने वो मैट्रिक्स वाला समझा ना, तो उसको ज़रा एक ही दफ़ा दोबारा से कर लें। अब देखो अगेन क्लैम्प्ड सप्लाइंग में आपको ये चीज़ें पहले गिवन होंगी, x0, x1, x2 और xn इज इक्वल टू b। ये नोड पॉइंट्स आपको गिवन होंगे। इन नोड पॉइंट्स के ऊपर आपको फंक्शन की वैल्यूज भी गिवन होंगी, फंक्शन डिफाइंड ऑन दीज नोड पॉइंट्स। इसका मतलब है कि आपको f of x0, f of x1 और सो ऑन f of xn ये सब कुछ गिवन होगा। जब ये गिवन होगा तो आप वैल्यूज ऑफ a इमीडिएटली आपके पास ए जे इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जे के रिलेशनशिप से आ जाएंगी, जिसमें जे स्टार्ट होगा 0 से लेके n तक। ठीक, 0 से लेके n तक वैल्यूज ऑफ जे आपके पास इमीडिएटली आ जाएंगी। अब इसमें याद रखिएगा द होल प्रोसेस इज सेम, द होल प्रोसेस इज सेम एज नेचुरल सप्लाइंस। ये सारा प्रोसेस नेचुरल सप्लाइंग की तरह सेम है एक्सेप्ट द बाउंड्री कंडीशंस, एक्सेप्ट द बाउंड्री कंडीशंस। अब इसमें मैं आपको बता देता हूं कि इसमें बाउंड्री कंडीशंस का डिफरेंस क्या आपके पास है। अब देखो ये आपके पास क्लैम्प्ड बाउंड्री कंडीशंस के केस में इंटरपोलेंट का अगर फर्स्ट डेरिवेटिव लिया जाए और उसको ए पे अगर हम इवैल्यूएट करें तो वो इक्वल है, आप फंक्शन का डेरिवेटिव लें और उसको वैल्यूएट करें ए पे। एंड एस प्राइम ऑफ बी का मतलब है कि फर्स्ट डेरिवेटिव लें और एंड पॉइंट पे फाइंड करें, तो ये सेम है फंक्शन की वैल्यू का फंक्शन का डेरिवेटिव लेके उसको एंड पॉइंट पे वैल्यूएट करना। सारा प्रोसेस सेम है। अगर अब आप इस सारे मैट्रिक्स पे जरा थोड़ा सा गौर करें तो आपको क्लियर कट नजर आएगा कि मैट्रिक्स यहां से लेके ये यहां तक आपके पास सेम मैट्रिक्स है जो हमने मैट्रिक्स नेचुरल सप्लाइंग में डिफाइन किया। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, आप देख भी सकते हैं इसको। ठीक है, ये सेम है ना? आप इसको इससे एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं? कि मीन जब आपके पास y वेरी करता है 1 से लेके n-1 तक, तो जो मैट्रिक्स क्लैम्प्ड सप्लाइन में बनता है वो सेम है जैसा मैट्रिक्स आपके पास नेचुरल सप्लाइन में बन रहा था। ये वाला मैट्रिक्स कहाँ से, ये वाली रो कहाँ से आती है? जब हम j को
0 वैल्यू देते हैं, और ये रो हमारे पास तब बनती है जब हम j को n वैल्यू देते हैं। ऐसे ही है, हाँ यस सर। सर अच्छा उधर तो 1 नहीं आता था फर्स्ट रो में। जी, सर उधर फर्स्ट रो में जो j इक्वल्स टू 0 में तो हमेशा 1 नहीं आता था। वही तो मैं कह रहा हूं ना कि देखो ना, इसमें आपने दोनों को कंपेयर करना है ना। यहाँ पे ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, मैं उस डिफरेंस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यहाँ पर देखो ये सेंटर वाला, ये इसका सेंटर पोर्शन देखो ना, इस मैट्रिक्स का सिर्फ सेंटर पोर्शन पहले देखो। ये सेंटर पोर्शन आपको सेम नहीं लग रहा जिसको मैंने रेड पॉइंट से हाईलाइट किया है, ये वाला, ये सेम है ना दोनों। सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है फर्स्ट रो में। यहाँ पे फर्स्ट रो में नेचुरल सप्लाइन के केस में ए जो मैट्रिक्स बनता है उसकी फर्स्ट रो में सारे एलिमेंट्स 0 एक्सेप्ट 1, और लास्ट में 1 है। लेकिन जब आप क्यूबिक सप्लाइन यूज करते हैं तो क्यूबिक सप्लाइन के केस में यहाँ पर 2h0 और सो ऑन बाकी 0 और hn-1 2hn-1 आता है। ये कैसे आता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे आता है। अब आप लोग आ जाएं, देखें जब आपने ये जो नेचुरल सप्लाइन लिया था तो उस केस में आपने बाउंड्री कंडीशन सेकंड डेरिवेटिव पे डिफाइन की थी, सेकंड डेरिवेटिव पे। अब आपने बाउंड्री कंडीशंस किस पे डिफाइन करनी है? फर्स्ट डेरिवेटिव पे, फर्स्ट डेरिवेटिव पे। अब आप लो देखो, यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूँ एस जे ऑफ एक्स, हमारे पास है ए जे प्लस बी जे एक्स माइनस ऑफ एक्स जे प्लस सी जे एक्स माइनस ऑफ एक्स जे का स्क्वायर प्लस डी जे एक्स माइनस एक्स जे का क्यूब। अब आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लो, फर्स्ट डेरिवेटिव, तो एस प्राइम ऑफ जे एक्स आपके पास आ जाएगा, यहाँ से बी जे प्लस ये आ जाएगा सी जे, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय सी जे एक्स माइनस एक्स जे का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा डी जे, सॉरी डी जे एक्स माइनस एक्स जे का स्क्वायर। अब आप इसमें काइंडली पुट करें j इज इक्वल टू 0, क्योंकि मुझे j इज इक्वल टू 0 के लिए इक्वेशन चाहिए ना। तो ये आएगा s प्राइम एट 0 x इज इक्वल टू b0 प्लस 2c0 मल्टीप्लाई बाय x माइनस x0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस ऑफ x0 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसमें डिटरमिन करना, आपने पुट करें एक दफ़ा x इज इक्वल टू x0। x0 बेसिकली किसके इक्वल है? x0 किसको रिप्रेजेंट करता है? सर फर्स्ट डाटा पॉइंट को, a को, एक्चुअली a को। ठीक है, तो ये आ जाएगा s प्राइम एट 0 x0 इज इक्वल टू b0 प्लस, सिर्फ आपके पास क्या बचेगा यहाँ से? b0 बचेगा ना, b0 बचेगा। इसी तरह जब आपके पास सेकंड डाटा पॉइंट आएगा, सेकंड डाटा पॉइंट s प्राइम को एट एक्स एन पे वैल्यूएट करें, तो तब आपके पास क्या आएगा? ये n पुट करके मैं इसको एक्स एन नहीं बल्कि आप पहले इसको j को n पुट कर लेना इक्वेशन के अंदर, तो ये बनेगा आपके पास bn प्लस 2cn x माइनस एक्स एन प्लस 3dn x माइनस एक्स एन का होल स्क्वायर। अब आप इसमें पुट करो x इज इक्वल टू एक्स एन, तो ये आ जाएगा s प्राइम ये आ जाएगा s प्राइम, s प्राइम आपके पास एन एक्स एन, ये बनेगा बी एन, बाकी सारा का सारा टर्म आपके पास 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास
यहां तक क्लियर हो गया सबको? हाँ, यस Yes, sir. सर। ओके। अब आप इसमें देखो, आपने अकॉर्डिंग टू जो क्लैम्प्ड कंडीशंस हैं, क्लैम्प्ड कंडीशंस क्या कहती हैं? क्लैम्प्ड कंडीशंस ये कहती हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव को अगर x जीरो पे वैल्यूएट किया जाए तो वो सेम है फंक्शन का डेरिवेटिव किस पे वैल्यूएट किया जाए? x जीरो पे। और s प्राइम अगर हम xn पे वैल्यूएट करें तो वो सेम है अगर आप फंक्शन की वैल्यू xn पे फाइंड आउट करें। अब आप जरा bj को देखें, bj क्या डिफाइन है उसको देख लें जरा। bj आपके पास डिफाइन है 1/hj मल्टीप्लाइड बाय aj माइनस aj माइनस 1 माइनस ऑफ hj माइनस 1 सॉरी hj divided by 3 and multiply by 2cj plus cj plus 1। अब इसमें पुट करो j को 0, j को 0 पुट करो। हाँ, जी स्टूडेंट्स, इसमें जरा j को 0 पुट करें तो ये बनेगा b0 इज इक्वल टू 1/h0 a0 माइनस ये आपके पास j माइनस 1 है, ये तो आप ये मैंने गलत लिखा है इसको, ये j माइनस 1 नहीं है, ये j प्लस 1 और j है, सॉरी ये j प्लस 1 और j, इसको काइंडली करेक्ट कर लें। ये है बेसिकली ये। जब हम इसमें j इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो ये मेरे पास आएगा a1 माइनस a0 माइनस ये आएगा मेरे पास h0 डिवाइडेड बाय 3 2c0 प्लस ये आ जाएगा आपके पास c1, ये आएगा ना? हाँ, b0 पुट करने से। Yes, sir. अब आप इसमें एक चीज नोट करो, देखो यहाँ पे b0 आपके पास किसके इक्वल है? b0 इक्वल है s प्राइम ऑफ x0 के, और s प्राइम ऑफ x0 इक्वल है f प्राइम एट x0 के। ये चीज इक्वल है ना? जी सर। जी, तो अब आप इसमें क्या करें कि आप इसमें डिटरमिन करें क्लैम्प सप्लाइंग में, एक मिनट इसको मैं, जी तो यहाँ से आपके पास आएगा f प्राइम एट ये a0, इसका मतलब है ये आपके पास आ गया f प्राइम एट x0 इज इक्वल टू 1/h0 a1 माइनस a0 माइनस h0 डिवाइडेड बाय 3 2c0 प्लस c1। ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। यहाँ से हम इक्वेशन बनाएंगे तो ये हमारे पास इसको अंदर, इसको आप इस तरफ ले आए, ये आ जाएगा 2c0 मल्टीप्लाई बाय h0 प्लस h0 c1 और इक्वल्स टू लिखें 3/h0 a1 माइनस a0 माइनस f ऑफ x0। ये किसको समझ आई है ये वाली? ये चीज किसको समझ आई है ये वाली? इसको सिर्फ मैनिपुलेट किया है, इसको अंदर h0 को मल्टीप्लाई करवाया और इसको लेफ्ट साइड पे मूव कर दिया, ये 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये 3 यहाँ पर 3f ऑफ x0 भी आएगा। सॉरी, ये मैंने यहाँ पे गलती कर दी एक, ये मैं इसको सही कर दूं, ये आएगा माइनस 3f प्राइम एट x0। जी ये किसी को इसमें किसी को डाउट है तो वो काइंडली अपना डाउट क्लियर कर लें। इसमें किसी को डाउट है तो काइंडली वो अपना डाउट क्लियर कर लें।
क्लियर है सबको? ठीक है जी। अब इसमें देखो, इस bj में आपने जब j इज इक्वल टू 0 पुट किया तो आपको ये इक्वेशन मिल गई। ठीक, अब इसी bj में आप j को n पुट करो। जब आप j को n पुट करोगे तो ये बनेगा bn इज इक्वल टू 1/hn a ऑफ n प्लस 1 माइनस a ऑफ n माइनस आपके पास आएगा एक मिनट, हाँ जी। अब इसमें हमारे पास, अच्छा इसमें एक चीज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, वो आपके पास ये है कि अब आपने j को पहले j-1 से रिप्लेस करना है, फिर j को इस इक्वेशन में पहले j को j-1 से रिप्लेस करना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास a ऑफ n प्लस 1 की वैल्यू नहीं है। ठीक, तो पहले आप इस इक्वेशन को, ये जो b वाली इक्वेशन है, इसको n-1 कर लें, ये वाली, इसको bj पहले उससे, ये इक्वेशन उसमें बुक में गिवन भी है, आप इसको देख लीजिएगा। देखें, j को पुट करें आप, बल्कि सेकंड इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन कंसीडर करें, bj, एक मिनट स्टूडेंट्स, ये सेकंड वाली इक्वेशन कंसीडर करें। इसमें bj-1 इज इक्वल टू 1/hj मल्टीप्लाई बाय aj प्लस 1 माइनस ऑफ aj माइनस hj डिवाइडेड बाय 3 और 2cj प्लस cj प्लस 1। ये मैंने इसलिए इक्वेशन ये वाली कंसीडर की है क्योंकि अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर j को n पुट करता हूं तो यहाँ पर an प्लस 1 आ जाएगा। तो देखो हमारे पास an प्लस 1 की वैल्यू तो नहीं है ना, an प्लस 1 तो डिफाइंड नहीं है ना, ऐसे ही है ना, an प्लस 1 तो डिफाइंड नहीं है हमारे पास। इसलिए हमें इस इक्वेशन के अंदर इंडेक्स को j-1 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे j इज इक्वल टू n, अब इसमें रिप्लेस करें, ये आएगा b ऑफ n माइनस 1 इज इक्वल टू 1/hj, ये आ जाएगा hn और ये आ जाएगा a, एक मिनट, ये बुक में एक जगह पे डिफाइंड है, मुझे इसमें डाउट थोड़ा सा है, मैं क्लियर कर देता हूँ। जी, इसको एवेल्युएट करें ज़रा, जे को, बल्कि इसमें इसको, यहाँ पर j-1 है तो यहाँ पे j आ जाएगा ना, एक मिनट, j और यहाँ पे j-1 आएगा और यहाँ पे cj है तो ये आ जाएगा cj-1, ये आ जाएगा cj-1 और प्लस आ जाएगा cj। अब आप इसमें j इज इक्वल टू n पुट करें तो ये आ जाएगा bn-1 इज इक्वल टू 1/hn, ये आ जाएगा an माइनस an-1 माइनस h ऑफ n डिवाइडेड बाय 3 2c ऑफ n-1 प्लस cn, ये आपके पास बनेगा। अब आपके पास देखो, इसमें इसको ज़रा थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लें तो आपके पास ये बनेगा an एंड माइनस an-1। एक मिनट, इसमें j इज इक्वल टू n-1। इसमें एक थोड़ा सा थोड़ी सी इसमें कंफ्यूजन आ रही है, मैं इसको आप लोगों को
इसको क्लियर कर दूंगा। इसमें आपके पास जो इक्वेशन बनेगी ना, उसमें एक इक्वेशन में एक आपको इजाफी इक्वेशन ये भी उसमें लेनी पड़ेगी। ये इसको मैं आपको कोशिश करूंगा कि इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं। इस इक्वेशन जो आपने सी वाली इक्वेशन 3.21 बनाई है ना, उसके साथ एक एक्स्ट्रा इक्वेशन ये आएगी और एक एक्स्ट्रा इक्वेशन आपके पास ये आएगी जो कि इस फॉर्म में होगी hn-1 c(n-1) प्लस 2hn-1 cn is equal to 3 times f prime of b minus 3 over hn-1, और ये आएगा an-1। ये एक्स्ट्रा टर्म जो आपने इक्वेशन 3.2 लिखी हुई है ना, 3.21 जो इक्वेशन लिखी हुई है उसमें ये एक्स्ट्रा टर्म भी आएगी। 3.21 जो आपने ये आया ना j इज इक्वल टू n के लिए, और ये आई है j इज इक्वल टू 0 के लिए। तो आपके पास जो 3.21 थी वो ये थी hj-1 cj-1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय hj प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय h ऑफ j-1 प्लस h of j मल्टीप्लाई बाय cj प्लस hj cj प्लस 1 इक्वल्स टू 3 over hj aj प्लस 1 माइनस ऑफ aj और माइनस 3 over hj माइनस 1, और ये आएगा aj माइनस aj माइनस 1। ये हमने इक्वेशन 3.21 से गेट की थी। इस केस में j हमारे पास किससे स्टार्ट होता था? j स्टार्ट होता है 1 से और एंड होता है n-1 से। जब आप क्लैम्प्ड सप्लाइन के लिए a मैट्रिक्स लिखेंगे तो आपको इस इक्वेशन के साथ मीन 3.21 के साथ ये दो इजाफी इक्वेशंस भी कंसीडर करनी पड़ेंगी। ये स्टार 1 और स्टार 2 वाली ये दोनों इक्वेशंस भी कंसीडर करनी। दैट्स वाई आपके पास जब क्लैम्प्ड सप्लाइन का a मैट्रिक्स बनता है तो उसमें ये दो इजाफी टर्म्स आती हैं। देखो ये 2h0 कहाँ से आया है? ये आपके पास इस C0 का कोफिशिएंट है, और ये H0 C1 का कोफिशिएंट है, और राइट बाकी देख लो C2 0 है, C3 0 है, C4 0 है, और राइट साइड पे आपके पास 3 over h मीन जो B वाला फंक्शन होगा उसमें 3 over h0 ये एक्स्ट्रा टर्म आ रही है। आपने देखा था नेचुरल सप्लाइन में यहाँ पर 0 था नेचुरल सप्लाइन में, और नेचुरल सप्लाइन में ये एंड वाला पॉइंट भी इसमें 0 था, लेकिन क्यूबिक जो आपके पास क्लैम्प्ड सप्लाइन है उसमें ये 0 नहीं है। ये जो दोनों चीज़ें अपीयर हुई हैं ये ड्यू टू सर्टन बाउंड्री कंडीशन है, जो आपने बाउंड्री कंडीशंस डिफाइन किए उसकी वजह से। बाकी जो सेंट्रल पार्ट है वो नेचुरल का और क्यूबिक सप्लाइन का दोनों का सेम होगा। इसकी एक एग्जांपल देखें फिर आपको ज़्यादा उसमें क्लियर हो जाएगा। ये जो एग्जांपल थी कल हमने डिस्कस की थी, एक हमारे पास डाटा पॉइंट्स हैं 0 1 1 e 2 e स्क्वायर एंड 3 e क्यूब। ये डाटा पॉइंट्स हमें गिवन है। इसका मतलब है x0 इज इक्वल टू 0 है, x1 इज इक्वल टू 1 है, x2 आपके पास इक्वल टू 2 है, और x3 इक्वल टू 4 है। ठीक है। अब आपने नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स आपके पास टोटल हैं n+1 इज इक्वल टू 4 है टोटल नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स। तो मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? ए मैट्रिक्स ऑर्डर n+1 क्रॉस n+1 जी, तो ये होगा 4 क्रॉस 4 इस केस में, क्योंकि n+1 हमारे पास 4 है तो ये 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स बनेगा। अब 4 क्रॉस 4 के मैट्रिक्स बनाने के लिए देखिए पैटर्न क्या था, हम इसको यहाँ से देखते हैं। यहाँ से मैं 4 क्रॉस 4 आपको मैट्रिक्स ये क्लैम्प का बनाने लगा हूँ तो इसलिए इसको देखते हैं। ए बनेगा आपके पास 4 क्रॉस 4 है, इसका मतलब है यहाँ पे C0 C1 कितने कांस्टेंट्स आएंगे? C0 C1 C2 और C3 ये कोफिशिएंट ये कांस्टेंट्स आएंगे ना, C0 C1 C2 C3। अब
पहला यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय H0 है। H0 इन दो के दरमियान डिफरेंस है वो 1 है। H0 इन दो के दरमियान डिफरेंस है वो 1 है। H1 ये H2 आपके पास डिफरेंस 1 है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय H0 मतलब 2, H0 का मतलब है 1। अब फर्स्ट रो में ये C3 और C2 दोनों 0 होते हैं। अब सेकंड रो पे आ जाएं। सेकंड रो में C0 का कोफिशिएंट H0 है मतलब 1। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय H0 प्लस H1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये आ गया 4, और H1 क्या हो जाएगा 1, C2 का कोफिशिएंट, और ये सारा 0। थर्ड रो में C0 आपके पास 0 होता है, और H1 आपके पास 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास 4, और यहाँ पर H2 भी आपके पास क्या आएगा 1 आएगा। ये थर्ड रो तक लिखा। अब इसकी जो फोर्थ रो लिखनी है, C0 का कोफिशिएंट 0 है, C1 का कोफिशिएंट भी 0 होगा, और C2 का कोफिशिएंट क्या होगा यहाँ पे C2 का कोफिशिएंट। इस पैटर्न को देखें ना, इस H2 को आगे शिफ्ट कर दें, नेक्स्ट में आपके पास ये क्या आएगा 1, और यहाँ पे आएगा 4। ये एंड वाला पॉइंट देखें ना, सॉरी एंड पे, सॉरी यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय HN माइनस 1, लास्ट वाला पॉइंट। ये क्लियर हुआ? हाँ, ये ए मैट्रिक्स समझ आया कैसे लिखा गया? यस सर। इसकी इसी तरह जब आपने बी लिखना है तो बी के अंदर देखो वैल्यूज यहाँ पे पुट करो। बी के अंदर यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, A1 की वैल्यू यहाँ से क्या है आपके पास, A1 इज इक्वल टू f ऑफ x1 है। A2 आपके पास, सॉरी A0 आपके पास f ऑफ x0 है, सॉरी ये, और A2 की वैल्यू आपके पास f ऑफ x2 है, और A3 की वैल्यू आपके पास f ऑफ x3 है। तो A1 आपके पास है f ऑफ x1, तो f ऑफ x1 आपके पास e है, तो यहाँ पर ये देखो e, और फिर -2, ये A0 आपके पास है 1, f ऑफ x0 1 है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद, मतलब इसके अंदर वैल्यूज पुट करें ना, 3/h0 1 है, A1 आपके पास है f ऑफ x1, f ऑफ x1 की वैल्यू यहाँ पर है e, माइनस A0 की वैल्यू आपके पास है 1, फिर -3 f प्राइम एट a, f प्राइम एट a का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव एट a, जो कि आपके पास इक्वल टू होगा f प्राइम एट a फर्स्ट डेरिवेटिव 0 पे, वो आपके पास f प्राइम f ऑफ x इज इक्वल टू e पावर ऑफ x, तो वो 1 आएगा। आई थिंक इसको ऐसा ही है। ठीक, तो इसमें से अगर आप 3 कॉमन ले लें तो अंदर e -1 -1 विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स e -2 आ जाएगा। ये यहाँ पहला, और फिर 3/h1, ये 3, और फिर सारी वैल्यूज इसमें पुट की, फिर आपके पास ये सेकंड टर्म के साथ 3e² -2e + 1 इस पैटर्न से। इससे नेक्स्ट में पैटर्न क्या होगा 3/h2, नेक्स्ट में पैटर्न जो है 3/h2 a2 - a1 -3/h1 a2 - a1, यहाँ पर a3 - a2 आएगा। ठीक, a3 - a2, और फिर आप इस टर्म को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ना, ये वाली टर्म जनरल याद रख के इसको आप 4 टर्म्स, तो ये आपके पास इस तरह से इसका बी मैट्रिक्स बन जाएगा। सी मैट्रिक्स में अगेन आपको C0 C1 C2 C3 कैलकुलेट करने हैं। यहाँ पर AX इज इक्वल टू बी की इक्वेशन बनाएं, और ये इक्वेशन बना के यहाँ से C की वैल्यू डिटरमिन कर लें। जब आपके पास C की वैल्यूज आ जाएं, C0 C1 C2 और C3 की, तो आप DJ की वैल्यू फाइंड कर लें, जो आपके पास सिंपली एक फार्मूला गिवन है 1/3 HJ
सी जे प्लस 1 माइनस सी जे, और जब डी जे आ जाए तो अब आपके पास बी जे का फार्मूला यूज करके आप बी जे की वैल्यूज फाइंड आउट कर लें, तो उसके बाद आप क्यूबिक सप्लाइन लिख सकते हैं। अब इसमें देखो, जब आप अगर सेम यही प्रॉब्लम लिया जाए और इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें विद द हेल्प ऑफ नेचुरल सप्लाइन, तो नेचुरल सप्लाइन के केस में देखो फर्स्ट वाली जो रो के एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ चेंज होंगे, बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटर जो है वो आपके पास सेम होगा फर्स्ट और लास्ट रो के। यहाँ पर देखो फर्स्ट रो में 2 1 0 0 आ रहा है, यहाँ पर 1 0 0 0 आ रहा है, लास्ट में 0 0 1 2 आ रहा है, यहाँ पर 0 0 0 1 आ रहा है। बी वाली साइड पे ये फर्स्ट एलिमेंट 0 हो जाता है और लास्ट एलिमेंट भी 0 हो जाता है, इन बिटवीन सेम रहता है, इन बिटवीन। तो अब आप लोगों ने करना ये है कि आपने इसी एग्जांपल को, एग्जांपल नंबर 2 को काइंडली, ये बुक में सॉल्व भी हुई है, आपने खुद भी इसको सॉल्व करना है और आपने एरर कैलकुलेट करना है। एरर कैसे कैलकुलेट करना है, देखो एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है ई पावर ऑफ एक्स, ठीक, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर ऑफ एक्स। इसका मतलब है कि आप एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं फंक्शन की किसी पॉइंट के ऊपर, एग्जैक्ट वैल्यू, और फिर आपने एस ऑफ एक्स ये अप्रोक्सीमेटेड एक दफा फाइंड करना है। बाय द वे इसमें एस ऑफ एक्स कितनी बनेगी को बता सकते हैं, एस ऑफ एक्स कितनी बनेगी? 3 एस ऑफ एक्स, एस ऑफ एक्स मीन कितनी सप्लाइन क्यूबिक सप्लाइन पोलिनोमियल्स बनेंगी इस डाटा पॉइंट के लिए? इस डाटा पॉइंट के लिए कितनी क्यूबिक सप्लाइंस पोलिनोमियल बनेंगी? सर 3 इंटरवल्स बनेंगे तो 3 नहीं बनेंगी सर एस जी, के वो पॉलिनोमियल? वो होगी S0, S1 और S2। S0 किसके दरमियान होगी? बिटवीन 0 एंड 1, ये होगी बिटवीन 1 एंड 2, और ये बनेगी बिटवीन 1 एंड 2 एंड 3, राइट? ये 3 क्यूबिक सप्लाइंस बन जाएंगी, राइट? तो आपने यहाँ तक इसको सॉल्व, यहाँ तक आपने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक। आपने क्यूबिक सप्लाइन दोनों तरीकों से फाइंड करनी है, नेचुरल सप्लाइन से और दूसरा आपने क्लैम्प्ड सप्लाइन से, दोनों से आपने फाइंड करनी है। फिर नेक्स्ट आपने क्या टारगेट करना है कि आपने इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करना है बिटवीन 0 एंड 3, ई पावर ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, ये एक्स ये आपके पास आ जाएगी ना एग्जैक्ट इंटीग्रेशन इसकी, ई पावर ऑफ एक्स 0 to 3, ठीक है, एग्जैक्ट इंटीग्रेशन। अब आपने ये जो पोलिनोमियल है ना, जो आपने नेचुरल सप्लाइन से और क्लैम्प्ड सप्लाइन से फाइंड की है, इसका डेरिवेटिव, इसकी इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी है, मीन इंटीग्रेशन इसकी परफॉर्म करनी है 0 से 3 के दरमियान। ये मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, अभी टाइम है थोड़ा सा। देखो आपको ये जो गिवन डाटा पॉइंट्स हैं इस एग्जांपल के अंदर गिवन डाटा पॉइंट्स हैं, एग्जांपल नंबर ये 2 और एग्जांपल नंबर 3, ये हमने सॉल्व करनी है। एक इसमें आपको करना क्या है, देखिए n इज इक्वल टू 3 आपको गिवन है और H0 इक्वल टू H1 इज इक्वल टू H2, ये सारा का सारा इक्वल टू 1 है। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर बनाएंगे n 4x4 का, इस स्पेसिफिक एग्जांपल के लिए 4x4 का मैट्रिक्स बनाएंगे और A0 आपके पास f ऑफ x 0 के इक्वल है, A1 आपके पास f ऑफ x 1 के इक्वल है, A2 आपके पास f ऑफ x 2 के इक्वल है और A3 आपके पास f ऑफ x 3 के इक्वल है। ये आपको गिवन है और फंक्शन भी आपको गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू ई पावर ऑफ x। आपने फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपने ax इज इक्वल टू b को सॉल्व करना है, सॉल्व फॉर cj के लिए आपने इसको सॉल्व करना है। ये सॉल्व करने के बाद यूज cj वैल्यूज टू फाइंड dj, आपने dj फाइंड करना है जब आपके पास, और फिर यूज aj एंड cj वैल्यूज टू फाइंड
बीजे, आपने बीजे फिर फाइंड करना है। लास्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि आपने एस ऑफ एक्स क्यूबिक इंटरपोलेंट लिखना है, S0x, S1x और S2x, और इसमें आपने इंटरवल लेना है बिटवीन, इंटरवल होगा 0 to 1, 1 to 2 और 2 to 3, ये इंटरवल लेना है आपने इसमें SX में। ये आपने प्रॉब्लम सॉल्व करना है नेचुरल सप्लाइन के लिए। इसको, इसी सेम प्रॉब्लम को आपने क्लैम्प्ड सप्लाइन के लिए भी फाइंड करना है। सेम प्रोसीजर, कोई चेंज नहीं है, जस्ट आपके पास जो ए मैट्रिक्स इस केस में बनेगा उसकी फर्स्ट रो और लास्ट रो इस मैट्रिक्स में जो आपके पास बनेगा, ए मैट्रिक्स बनेगा, उससे डिफरेंट होगी। मतलब सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आएगा, इसकी फर्स्ट रो में और लास्ट रो में। सेंट्रल बॉडी इनकी दोनों की सेम होगी, ठीक है, सेंट्रल बॉडी विल बी सेम इसके साथ, बाकी रेस्ट ऑफ द स्टेप सेम है। रेस्ट ऑफ द स्टेप्स सेम। अब हमें ये चेक करना है कि हमारे पास इनमें से कौन सी सप्लाइन जो है वो आपके पास बेटर है। तो उसका तरीका क्या होगा, उसके लिए हम ये जो एग्जैक्ट फंक्शन है, हाउ टू चेक विच सप्लाइन इज बेटर, कौन सी सप्लाइन इसमें से बेटर है, ये हमें चेक करना है। तो उसका सिंपल सा प्रोसीजर आप ये अप्लाई करेंगे, गिवन जो आपके पास एग्जैक्ट फंक्शन है उसको आप इंटीग्रेट करें बिटवीन 0 to 3 f of x d of x, तो आपके पास एग्जैक्ट रिजल्ट आ जाएगा। सेकेंडली, आपने जो सप्लाइन इंटरपोलेंट बनाया है, सप्लाइन इंटरपोलेंट you made, integrate it between 0 to 3। जो आपने क्यूबिक सप्लाइन इंटरपोलेंट बनाया, चाहे वो नेचुरल से बनाया है, पहले नेचुरल से बनाया और फिर आपने क्लैम्प्ड सप्लाइन से बनाया, उसको इंटीग्रेट करें। मीन 0 to 3 SX d of x। क्या मैं इस इंटीग्रेशन को इस फॉर्म में लिख सकता, 0 to 1 के दरमियान इंटीग्रेशन परफॉर्म करूं, लेकिन मैं क्यूबिक सप्लाइन लूं S0x d of x, फिर प्लस करूं, क्यूबिक इंटीग्रेशन परफॉर्म करूं बिटवीन 1 and 2, बट इस केस में सप्लाइन इंटरपोलेंट आपके पास S1x हो, और प्लस फाइनली आप 2 से 3 के दरमियान ले लें S2x d of x। अब एक इंटीग्रेशन का रिजल्ट यहाँ से आया है जिसको आप I1 कह लें, ठीक है, एग्जैक्ट रिजल्ट जो आपके पास आया, या IE कह लें, IE इंटेग्रल एग्जैक्ट, और एक आपके पास आया IA अप्रॉक्सीमेटेड। अब आपने यहाँ पे थर्ड स्टेप में एरर फाइंड करना है, एरर। तो एरर के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, किसी के माइंड में है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एग्जैक्ट माइनस अप्रॉक्सीमेटेड, माइनस प्रेडिक्टेड। जी, एग्जैक्ट माइनस अप्रॉक्सीमेटेड, ठीक है। ये समझ आई आपको बात, ये वाली? सर ये फंक्शन वैल्यू की बात हो रही है एग्जैक्ट और अप्रॉक्सीमेटेड की? सर यार ये एग्जैक्ट रिजल्ट कहाँ से आया, देखो ना, आपने इंटीग्रेट किया एग्जैक्ट फंक्शन को तो उसका रिजल्ट IE आ गया ना, एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, और फिर Right, sir. आपने क्यूबिक जो सप्लाइन इंटरपोलेंट आपने फाइंड किया हुआ है उसकी वैल्यू बिटवीन 0 and 3 आपने इंटीग्रेट किया, वो आपके पास उसका अप्रॉक्सीमेटेड रिजल्ट आ गया ना उस इंटेग्रल का। Yes, तो sir. दोनों को कंपेयर कर लें तो आपके पास एरर आ जाएगा। ये प्रोसेस आपने किसके लिए करना है, डू दिस प्रोसेस फॉर बोथ
नेचुरल एंड क्यूबिक नेचुरल एंड क्लैम्प सप्लाइन कर लेंगे। मेरा ख्याल आप लोग को कर लेना चाहिए, ये इतना मुश्किल नहीं है। आप अपनी बुक की हेल्प ले सकते हैं, बुक में ये सारा प्रोसीजर हुआ है, आपको सिर्फ उसको डिटरमिन करना है। इसमें एक आपने जो एक और एग्जांपल जो इसमें करनी है वो आपने फिगर 3, अच्छा इसमें आप लोगों ने काइंडली जब आप ये जो नेचुरल सप्लाइन फाइंड करेंगे और क्लैम्प्ड सप्लाइन आप फाइंड करेंगे, इनकी आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देनी है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल फॉर्म, ग्राफिकल फॉर्म कैसे देनी है? देखो आपको ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर ऑफ एक्स फंक्शन गिवन है, ये इसको आप सूटेबल रेंज के अंदर प्लॉट कर लें अब अपनी मर्जी से। एक्स को जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक्स को चेंज करता हूँ -3 से लेके +3 के दरमियान। ये इसको ऐसा करें, आप इसको क्यों -3 से +3 के दरमियान, आप इसको 0 से 3 के दरमियान प्लॉट करें जो आपको गिवन इंटरवल है। अब आपने जो नेचुरल सप्लाइन फाइंड किया ना S0x, S1x और S2x, इसको भी टुगेदर प्लॉट करना है इस एग्जैक्ट के साथ। ये जो सप्लाइन है इसको इस एग्जैक्ट के साथ प्लॉट करना है। तो आप लोग अगर अपनी अपनी बुक्स में पेज नंबर फिगर 3.10 देखें, जहां पर ये दोनों फंक्शंस प्लॉट किए गए हैं, फिगर 3.10 आपने ये इस तरह वाली फिगर बनानी है। 3.10 पे जो फिगर है, फिर आपको अंदाजा होगा कि ये जो क्यूबिक सप्लाइन है ये आपको कितना एक्यूरेट रिजल्ट देती है। एक्यूरेट रिजल्ट कर लेंगे इसको, यस सर। ये करना भी है प्लीज इसको, ठीक है। और फिर आप लोगों ने एक इसमें एक और प्रॉब्लम सॉल्व करना है, जो कि एक डक की फ्लाइट है उसको इंटरपोलेट किया गया। डक फ्लाइट को कैसे उसने किया है, उसके लिए आपको एक गिवन टेबल है, जैसे कि टेबल इसमें 3.18 है और इसमें वैल्यूज आपको गिवन है, लेकिन ये नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स काफ़ी लार्ज हैं। तो आप इसको बाय हैंड करने की बजाय अगर आप इसको मैटलैब से सॉल्व कर लें तो दैट्स मच बेटर। मैटलैब से आप कैलकुलेशंस कर लें। मैटलैब से कैलकुलेशन करने के लिए आपको एक्स डाटा गिवन है, आपको एफ ऑफ एक्स भी गिवन है, उस डाटा पॉइंट्स के ऊपर एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज भी गिवन है। आप ए की वैल्यूज डिफाइन करें मैटलैब के अंदर और फिर आप सी का सिस्टम बनाएं और फिर उस सिस्टम ए एक्स इज इक्वल टू बी वाला जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनेगा उसको सॉल्व करवाएं थ्रू मैटलैब। जो आपके पास इन्वर्स वाला मेथड है या उसमें कोई गॉसियन मेथड आप लगा लें, उससे आप इसको सॉल्व करके चेक कर सकते हैं और फिर फाइनली आप इसका प्लॉट कर सकते हैं, जो कि फिगर 3.14 है। ये रेस्ट आप पे है कि अगर आप करना चाहें तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं करना चाहें तो ये आपकी अपनी मर्जी है। इसके बाद लेकिन आपको क्यूबिक सप्लाइन का कॉन्सेप्ट ज़रूर आना चाहिए। अब इसमें एक चीज़ जो अभी मैंने आज आप लोगों का वो काफ़ी काम थोड़ा सा पीछे रह गया है, ये मुझे करना तो थोड़ा सा स्पीड अप था, लेकिन खैर हम इसको नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। और जी आर आप काइंडली कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारी एक क्लास बिल्कुल स्टार्ट में जब हमारा सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था, एक 18 मार्च को एक क्लास मिस हुई थी, वो 2 घंटे की क्लास थी, और एक क्लास ईद के जो वीक था उसमें मिस हुई थी। तो टोटल 5 आवर्स की क्लासेस जो है ना वो मिस हुई हैं। तो इसको आप काइंडली अगर अरेंज करके मुझे बता दें तो अच्छा हो जाएगा ये। कब तक आप इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे देंगी? सर आजकल वैसे तो हमारा मतलब टाइम टेबल फुल पैक ही चल रहा होता है, बिकॉज लैब्स भी हो रही हैं और बाकी सारी क्लासेस भी हो रही हैं, और ऑल्सो ईद वाली जो मेकअप्स हैं वो भी हो रही हैं साथ साथ। तो एज सच कोई स्लॉट इस तरह फ्री तो नहीं है, बट आई विल चेक विद अदर टीचर्स एंड देन आई लेट यू नो। ओके जी, थैंक यू। अच्छा, अब आप लोगों को ये स्क्रीन नज़र आ रही है?
ये स्क्रीन कंपैरिजन ऑफ सम फोरकास्टिंग मेथड्स फॉर कोविड-19 एक पेपर है। यस सर। अच्छा, ये एक पेपर है जो अब टाइम भी एंड हो गया सर। यार 1 मिनट सिर्फ यार, 1 मिनट सिर्फ, अभी 3:49 हुए हैं उसामा, 1 मिनट। 3:49 हो गया आपकी तरफ सर? 3:40 में क्लास एंड होती है सर, इधर तो 3:39 हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 3:39 हुए, 1 मिनट सिर्फ वेट कर ले। मैं सिर्फ इसमें आपको एक चीज सिर्फ बताना चाहता हूँ, ये जो आपने आज मैथ में पढ़ा ना, 5 मिनट है सर, कोई बात। अच्छा, इसमें देखें कंपैरिजन ऑफ सम फोरकास्टिंग मेथड फॉर कोविड-19। अब इसमें ये पेपर पब्लिश हुआ है ऑलमोस्ट 9 नवंबर 2020 को, ठीक है, जब आपको पता है कि थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में बात हो रही थी। अब ये पेपर आपको दिखाने का बेसिकली पर्पज़ ये है कि ये पेपर मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ कि आप लोग इस पेपर को पढ़ें। इस पेपर के अंदर यहाँ पर देखें उसने डाटा कलेक्ट किया हुआ है, कंपैरिजन ऑफ सम फोरकास्टिंग मेथड के अंदर फोरकास्ट ऑफ टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्टेड केसेस फॉर 5 कंट्रीज, और यूजिंग उसने क्यूबिक सप्लाइन इंटरपोलेशन मेथड किया हुआ, क्यूबिक सप्लाइन इंटरपोलेशन मेथड, ठीक। और उसने देख लें आपके पास डेज लिए हुए हैं 1 जून से लेके 20 जून तक, और ऑलमोस्ट उसने 29 जून तक का डाटा कलेक्ट किया हुआ है। ये पहला डाटा, इसमें 5 कंट्रीज उसने कंसीडर किए, एक साउथ अफ्रीका, एक साउथ कोरिया है, एक इंडिया है और जर्मनी का। ये 4 कंट्रीज का उसने डाटा कंसीडर किया, 5 कंट्रीज का, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया और जर्मनी का। अब उसने कुछ पॉइंट्स पे जर्मनी का डाटा तो उसके पास फ्रिक्वेंटली अवेलेबल था 29 जून तक, इंडिया का डाटा उसके पास सिर्फ 8 जून तक अवेलेबल है, साउथ अफ्रीका का भी उसने 8 जून तक डाटा अवेलेबल है और इसका 11 जून तक डाटा अवेलेबल है। उसने ये सारा डाटा कलेक्ट करके इस पे उसने क्यूबिक सप्लाइन इंटरपोलेशन मेथड लगाया है, ठीक। अगर आपको इसके बारे में मज़ीद इसके बारे में ये जो मैट्रिक्स हमारे पास बनता है ना, मैं आपको ये जो मैट्रिक्स इसमें हमारे पास बन रहा है ये वाला मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स देखो, इसमें अगर आप इस मैट्रिक्स आपने TDMA का कभी नाम सुना, ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स कभी नाम सुना? ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स, ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स TDMA, हाँ? नो सर, नहीं सुना। अच्छा, ये TDMA आपके पास बेसिकली ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स आपके पास बेसिकली क्या होता है, ये पहला एलिमेंट 1 है, फिर डायगोनल के सारे एलिमेंट्स देखें ऑलमोस्ट सेम पैटर्न पे आते हैं, और डायगोनल से ऑफ डायगोनल एक एलिमेंट होता है और ऑन डायगोनल एक एलिमेंट होता है। मीन ये यहाँ से ये ऑन डायगोनल का एलिमेंट है, ये ऑफ डायगोनल एलिमेंट है, ऑन डायगोनल एलिमेंट ऑफ डायगोनल, ऑन डायगोनल ऑफ डायगोनल। मतलब आपके पास ना, अगर आप एक बड़ा सा मैट्रिक्स बनाए ना, तो आपको इन सेंटर के अंदर एक ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स नजर आता है, नेचुरल क्यूबिक सप्लाइन के अंदर ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स नजर आता है, तो वो उसने यहाँ पर TDMA यूज किया हुआ है। और दूसरी बात आप इसमें देखो कि ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसने ये जो डाटा है ना, जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी से सारा का सारा डाटा किया है 35/2020 को। ये आप अगर आप लोगों में से कुछ प्रोग्रामर हैं तो उनको पता होगा कि GitHub जो है वो आपके पास एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने प्रोग्राम्स को, अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं, ठीक। तो ये बेसिकली उसने वहाँ से कैलकुलेट किया हुआ है। लेकिन मेरा आपको बताने का मकसद ये है कि ये देखें कि ये उसने प्रिडिक्शन की है यूजिंग द क्यूबिक सप्लाइन इंटरपोलेशन, और ये आप देखो उसने क्यूबिक सप्लाइन इंटरपोलेशन के लिए ये फंक्शन उसने प्लॉट किया हुआ है, ये वाला, ये देखिए ST = S1 S2 S3। उसने 3 डिफरेंट क्यूबिक सप्लाइंस लिए, लेकिन उसने डाटा कहाँ से कहाँ लिया, मतलब पहले उसने 1st डे से लेकर 30th डे, देन 30th डे टू 70 डेज, देन 70 डे टू 107 डेज। तो उसने इस जो क्यूबिक सप्लाइन इंटरपोलेशन है इसको यूज करके ये सारे के सारे रिजल्ट्स डिस्कस किए हैं। तो अगर आप लोग ये पेपर एक दफ़ा पढ़ लें तो मेरा ख्याल है इसमें आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन इससे मिल सकती है, ठीक। सर एक क्वेश्चन है सर, जी। इसके अंदर क्यूबिक सप्लाइन को यूज किया है सर, लेकिन सर उससे तो इंटरपोलेशन रहेगी सर, फोरकास्टिंग के लिए तो हमें एक्सट्रापोलेशन की जरूरत नहीं है सर। अच्छा, उसमें देखो ना, फिर उसके बाद उसने देखे ये जो उसने यहाँ से क्यूबिक सप्लाइन इंटरपोलेशन बनाने के बाद उसने आइलर्स मेथड यूज किया हुआ है। आइलर्स मेथड आप लोग पढ़ेंगे, ये आइलर्स मेथड उसने बाद में प्रिडिक्ट करने के लिए आइलर्स मेथड को यूज किया हुआ है। ये देखिए, ये आइलर्स मेथड आपके पास है कि आपको TI इनिशियल टाइम पे जो इन्फॉर्मेशन गिवन है इसको यूज करके आप TI+1 की इंफॉर्मेशन गेट करते हैं,
राइट सर। वो उसने आइलर्स मेथड से यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग, ये काफ़ी लेंथी सा पेपर है, लेकिन अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो इस पेपर को आप पढ़ सकते हैं। इसमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है, ठीक है। और आइलर्स मेथड हम जब ओडी पढ़ेंगे तो ओडी में ये आइलर मेथड भी पढ़ेंगे। तो ये देखिए, ये इस टाइप का उसने डाटा जनरेट किया हुआ है। ये S1 ऑफ T उसकी जनरेट हुई है, जो उसने सब इंटरवल्स के अंदर, उसने डिफरेंट सब इंटरवल्स के अंदर डिफाइन की है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पेपर है ये। अगर आप में से किसी के पास टाइम हो तो वो इसको ज़रूर पढ़ सकता है, ठीक। राइट सर। दैट्स इट। ये था इंटरपोलेशन, हमारे पास सिर्फ यहाँ तक ही थी। यही हमने इंटरपोलेशन करनी है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी कहीं ना कहीं इंटरपोलेशन ज़रूर यूज़ करेंगे, अगर आप रिसर्च में रहे तो। ठीक है, तो अगर आपका इंटरपोलेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे फिर किसी टाइम पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अब हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। तो काइंडली आप न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन करने के लिए लाग्रांज इंटरपोलेशन को ज़रा थोड़ा सा पढ़ के आइए, क्योंकि उससे भी हमने न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन को ड्राइव करना है। और आपका कोर्स काफ़ी लंबा है और मेरा ख्याल टाइम काफ़ी शॉर्ट है, तो मुझे ज़रा थोड़ा सा स्पीड अप करना पड़ेगा चीज़ों को। राइट सर। होगा सर? क्विज बहुत जल्द होगा। क्विज आप लोगों के लिए सरप्राइज, किस दिन आप लोगों से डिस्कस करके ना क्विज रखते हैं। क्विज एमसीक्यूज टाइप होगा। लैग्रांज से होगा या क्यूबिक से होगा? हाँ, लैग्रांज से होगा या क्यूबिक स्प्लाइन से होगा? सबसे मिक्स ही होगा ये। आप लोग बस पढ़ते रहें चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें होंगी, मैंने सॉल्व तो करवाने नहीं है क्वेश्चंस, तो आप लोग शॉर्ट